एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग का नया टॉपिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंसेप्ट मतलब वही अजम्पशन है ना। अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा मान लेना चाहिए, ठीक है। और कन्वेंशन का मतलब होता है कि परंपरा है, मतलब जो चली आ रही है ना, उस परंपरा है वो होती है, ठीक है। सबसे पहले हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग का कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटीज। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि जो बिजनेस होता है और बिजनेसमैन होता है वो दोनों सेपरेट है, एक दूसरे से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है टाटा कंसल्टेंसी। जैसे रतन टाटा अलग है और उनका बिजनेस अलग है। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कभी भी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं की जाती है, ठीक है। जैसे अब रतन टाटा है तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनका बिजनेस जो है वो अभी भी चल रहा है ना। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। एक एग्जांपल और जैसे एक एग्जांपल और लिखा है, जैसे जो ओनर होता है बिजनेस का, वो अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो वो कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि उसको ठीक है तुम्हारे पास ही रख लो, बिजनेस के पास ही रख लो मतलब, और वापस रिटर्न नहीं किया जाता। उसको रिटर्न भी किया जाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है और उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है बिजनेस के द्वारा, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेसमैन और जो बिजनेस है वो दोनों सेपरेट है एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये बताता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है, अगर उसकी मनी वैल्यू है तो ही उसको अकाउंट्स में या बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन मॉनेटरी आइटम को बिजनेस के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड दैट कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। जैसे आपके बिजनेस में कोई स्टाफ नहीं आया और उसकी वजह से कुछ ऑपरेशन जो है बिजनेस का वो रुक गया, तो ये जो है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है इस वजह से। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसका नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा लंबे टाइम तक। According to this concept, business will continue to exist indefinitely is that not resolved in near future। जो बिजनेस है वो हमारा चलता रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। इस वजह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क भी कर पाते हैं। अगर हम ये मान लें कि कल हमारा बिजनेस ख़त्म होने वाला है तो हम उन दोनों में भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है जिसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिलता है। तो इस वजह से गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमें ये पढ़ाया जाता है कि ना बिजनेस की जो लाइफ होती है वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे तो ये सोच के थोड़ी स्टार्ट कर दोगे कि कल वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली वो चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी डिस्टिंक्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है द कॉस्ट कंसेप्ट। द कॉस्ट कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसेट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक्स एट ए प्राइस व्हेन इट अक्वायर्ड इज दैट हिस्टोरिकल वैल्यू। कॉस्ट कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जब हमने अपनी एसेट को परचेज किया है, वो उस दिन जो एसेट की वैल्यू होती है उस वैल्यू पर हम अपने अकाउंट्स में शो करते हैं, मतलब जो हिस्टोरिकल वैल्यू होती है उस पर एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट ये मार्केट प्राइस को इग्नोर करता है बेसिकली। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ड्यूल एस्पेक्ट
कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, इस दैट डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो होती है एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये हमारी ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन को शो किया जाता है और हमारी बैलेंस शीट ऐसे ही मैच होती है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अगर आपने स्टॉक परचेस किया है तो स्टॉक बढ़ेगा और कैश कम होगा। उसी तरह अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है तो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है तो आपके क्रेडिटर्स कम होंगे और क्रेडिटर्स जो होंगे वो कम होंगे और कैश भी कम होगा। तो दोनों साइड इक्वली इफेक्ट आता है किसी भी ट्रांजेक्शन का। अक्रूवल, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जब ट्रांजैक्शन हो जाता है उस दिन हमें उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, चाहे हमें कैश रिसीव्ड हुआ हो या नहीं हुआ है। तो अक्रूवल कंसेप्ट में यही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। मतलब जब ट्रांजैक्शन हो चुका है तभी हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, जब हमें एक्चुअल में कैश रिसीव होगा उस दिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो सेल गुड्स टू रूपा, रूपा को गुड्स सेल किए ₹20,000, ठीक है। तो आपने 20,000 के गुड्स से सोल्ड किए किसको, रूपा को। तो सेल कब हुई थी, 1 जुलाई 2024 को, और उससे कैश कब रिसीव्ड हुआ, 31 जनवरी 2025 को। तो जब सेल हो गई, आपने अपने आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, उस दिन सेल मानी जाएगी और उसी दिन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू मतलब कोई भी इनकम जब आप अर्न करते हैं तो उसको आप रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट हमें ये बिल्कुल सिमिलर सा है एक्रूअल कंसेप्ट के जैसा ही है कि रेवेन्यू जब रिकॉग्नाइज हो गई है उसी दिन हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे, हम कैश कब मिल रहा है उसको कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ लिखा है मैंने, द रेवेन्यू इज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड इज़ रेफर टाइमिंग, टाइम जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी तो उसको टाइमिंग को रेफ़र किया जाएगा। जैसे हमको ऑर्डर रिसीव्ड हुआ था 1 अप्रैल को, गुड्स मैन्युफैक्चर हुए थे 15 मई को, डिलीवरी हो गई गुड्स की 15 जून को, और पेमेंट जो हमें मिला वो 17 जून को मिला। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन किस दिन होगा, यहाँ पे होगा 15 जून को रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। तो क्यों होगा, तो पोजीशन एंड टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र हो गए, इस दिन हमने अपने गुड्स को डिलीवर कर दिया है तो इस दिन रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इस दिन पोजीशन और टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है मैचिंग कंसेप्ट। आई होप आपको विजिबल होगा पूरी तरह से। मैचिंग कंसेप्ट हमें ये बताता है कि व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड as the income is that credited in profit and loss account, then expenses related to that revenue should also be recognized। हमें ये बता मैचिंग कंसेप्ट हमें ये बताता है अगर आपने किसी ईयर में आपने इनकम रिकॉग्नाइज्ड कर लिए तो आप उस साल में हुए उस इनकम को अर्न करने के लिए आपने जितने एक्सपेंसेस किए उसको भी आपको रिकॉग्नाइज्ड करना पड़ेगा। ये मैचिंग कंसेप्ट हमें बताता है। अगर मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ मैचिंग कंसेप्ट का, तो सपोज़ आपके एक समोसे का बिज़नेस है ना, आप समोसा बनाते हो, ठीक है। तो आप जब समोसा बनाते हो उससे आपने जितनी भी इनकम अर्न की वो आपको रिकॉग्नाइज हो गई, बट उस समोसे पर जितनी भी इनकम होगी उसके लिए आपने कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो इनकर किए ही होंगे ना। जैसे कि आपने ऑयल ख़रीदा होगा समोसे के लिए, या फिर आपने आलू ख़रीदे होंगे, या फिर आप किसी शॉप में अगर काम करते हैं, शॉप में अगर समोसा बनाते हैं तो उस शॉप का रेंट भी पे करते होंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस है रेवेन्यू से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड। किसी इनकम को अर्न करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंसेस किए वो हमें मैचिंग कंसेप्ट बताता है कि अगर आपने किसी साल में इनकम रिकॉग्नाइज कर लिए तो उससे रिलेटेड आपको एक्सपेंसेस भी
मेंशन करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 ईयर का होता है, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड इसलिए बात मतलब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि जो एक कंसेप्ट है हमने ऊपर पढ़ा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो बिजनेस की लाइफ है वो इनडेफिनाइट होगी, राइट। तो क्या हम मतलब 50 साल बाद अपनी अकाउंटिंग करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगी उस केस में अगर हम बहुत सालों बाद अपनी अकाउंटिंग करें। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट लाया गया। इसमें ये बोला गया कि 1 साल बाद अपने अकाउंट्स को आप मेंटेन करेंगे, उसको देखेंगे कि आपने कितना प्रॉफिट किया है या कितना लॉस किया है, क्या आपकी बैलेंस शीट अच्छी है, क्या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रही है बैलेंस शीट। तो ये सब जानने के लिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को लाया गया, ठीक है। अभी हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब बताया था मैंने कुछ परंपराएं जो चली आ रही है, ठीक है। अब कन्वेंशन में कितनी कन्वेंशन है, 4 तरह की है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑन मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑन कंसिस्टेंसी और नेक्स्ट जो है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, आपके बिजनेस में जितने भी इनकम है या जितना भी लॉस हो रहा है तो वो सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि जो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट हो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकें। अगर आप उनको पूरी डिटेल नहीं बताओगे आपके बिजनेस की तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन लाया गया। इसमें यही लिखा है मैंने, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस शुड बी क्लियरली डिस्क्लोज्ड सो दैट दोज हु आर इंटरेस्ट इन बिजनेस कैन टेक ए डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है, कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे आप जैसे आप कुछ डेटर्स जो होते हैं वो आपके बेड डेब्ट्स भी हो सकते हैं, मतलब तो आप उसको कंटीजेंट लाइबिलिटी में शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कन्वेंशन है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, मटेरियल कोई चीज़ इम्पोर्टेंट, मटेरियल का मतलब यह है कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट, मतलब बिजनेस में आप उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे जो इम्पोर्टेंट है या उसका सिग्निफिकेंट रोल है, तो उसी चीज़ को आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ मैंने लिखा है ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी कंसीडर इफ नॉट ऑन इट it not only depend upon the amount but also the nature of type of business। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट ही बड़ा होना चाहिए तो ही वो सिग्निफिकेंट होता है। मतलब अगर 1 करोड़ का ही कोई चीज़ है तो ही वो सिग्निफिकेंट होगी, ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस का। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो उस छोटे से बिजनेस में जो छोटी सी अमाउंट भी होगी, मतलब अगर सपोज़ आपका बिजनेस जो है वो है वो वड़ा पाव बनाने का है, ठीक है। तो उस वड़ा पाव की शॉप पे अगर आपके 500 रुपीज़ भी आपके लिए मैटर करेंगे, और मान लो आपका कोई बड़ा बिजनेस है जैसे आपके रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है तो वहाँ 500 रुपये मैटर नहीं करेंगे। तो मटेरियलिटी कन्वेंशन जो है वो ये बताती है कि सिग्निफिकेंट रोल होना चाहिए अमाउंट का। तो ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी कंसिडर। जो भी आपके बिजनेस के लिए मटेरियल या फिर इम्पोर्टेंट है उसको आपको कंसिडर करके चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कन्वेंशन है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आप समझते होंगे, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। जैसे आपको बोला जाता है ना कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, है ना, रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 12-12 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन आप 6 घंटे भी पढ़ाई करें तो अच्छे से पढ़ाई करें। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे भी वैसे ही है कि अगर आपने कोई पॉलिसी 1 ईयर में अडॉप्ट की है तो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल भी वही रहनी चाहिए। अगर आप अपनी पॉलिसीज़ बार बार चेंज करते हो तो आपके वो आपके बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगा।
तो मैंने यहाँ ये लिखा है, इट इम्प्लाइज दैट सम अकाउंटिंग पॉलिसी विल बी यूज्ड फॉर ओवर द टाइम। सेम अकाउंटिंग पॉलिसी विल बी यूज्ड ओवर द टाइम। सेम अकाउंटिंग पॉलिसी का यूज़ करना, और इट शुड बी चेंज, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है अगर लॉ रिक्वायर करता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ चेंज की है तो आप पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फोर्थ जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस। ठीक है, ये कन्वेंशन आपको ये बताती है कि आपको जो फ्यूचर में होने वाले लॉस है उसको आज ही रिकॉर्ड कर देना है। मतलब फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आप कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए आप अभी से तैयार करेंगे अपने आप को। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस, इसको हम प्लेइंग सेफ भी कहते हैं। एंड ये कन्वेंशन ये बोलती है कि एंटिसिपेट नो गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस इफ़ इन डाउट राइट ऑफ। अगर कोई लॉस आपको होने वाला है तो उसको आज ही राइट ऑफ कर दें। जैसे इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यूड होता है वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, जो भी लोअर वैल्यू होती है उसके ऊपर हम अपने स्टॉक को वैल्यूड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।